हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो हम लोग एक मिशन स्टार्ट किए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम लोग डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। तो ये आज हम लोग को क्लास 7 एससीईआरटी का लेसन 5 है, जिस चैप्टर का नाम है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग बिना किसी डिले का इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जान लिया है। आपने दूध से दही बनते, रबर बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूध से दही बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, दही का दूध का रूप में क्या होता है, चेंज आ जाता है, जो दही के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, दूध से दही का बनना एक परिवर्तन हुआ। मान लीजिए कोई रबर बैंड है, इतना छोटा है, इसको क्या किया हम लोग, स्ट्रेच करके यानी खींच के बड़ा कर दिए। फिर छोड़ेंगे तो क्या हो गया, अपने री साइज में यानी पहले के साइज में क्या हो गया, आ जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ, चेंज आया। तो यही हम लोग पढ़ना है कि परिवर्तन का क्या मायने हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि को हवा में कुछ दिनों तक खुला रखने में क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट में लोहे की चीज़ें होती हैं उसमें क्या हो जाता है, कुछ दिन अगर हवा में छोड़ दें तो रिएक्शन के कारण उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, अब देखिए जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है, जंग उस पदार्थ से अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या जो लोहा होता है वो जंग होता है, तो बिल्कुल नहीं, जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता है, जंग उस पदार्थ से पूरा पूरा अलग होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 बीकर ले लेंगे। बीकर मतलब मान लीजिए शीशे के ग्लास ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है, यानी नीला थोथा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और एक जो दूसरा हम लोग ग्लास लिए हैं शीशा का, इसी का क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से ले लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट को इसमें थोड़ा सा ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कुछ कील डाल देंगे, यानी लोहे की कील को क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इसके कलर में और इसके कलर में दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का क्या है, कलर कैसा है, ब्लू है। लेकिन अगर कुछ दिन हम लोग छोड़ देते हैं जिसमें हम लोग कील को डाल के, तो क्या होगा, इसके कलर में चेंजिंग आ गया। आप लोग देख सकते हैं पहले ब्लू था, अभी क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, इससे प्रूफ हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयंस को अगर हम लोग लोहे के किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कराएं तो क्या हो गया, उसके कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसको हम लोग अभी समझ लिए। ठीक है, अब इधर आ जाइए। चलिए आपको विलयन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको विलयन के रंग में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। जो भी हम लोग को कलर में चेंजिंग दिखाई दिया वो क्यों होता है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण। ठीक है, विलयन का रंग परिवर्तन हो जाना कॉपर सल्फेट की जगह एक नए पदार्थ के कारण बनता है, पदार्थ बनने के कारण होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझ लिए। अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो ये कॉपर सल्फेट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो CuSO4। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, तो CuSO4, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, CuSO4 में हम लोग क्या करेंगे, यानी नीला तोता में इसमें क्या किया, अभिक्रिया करा दिया, किससे, Fe से। Fe का मतलब होता है लोहा। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा आयरन सल्फेट का विलयन। ठीक है, आयरन सल्फेट का विलयन जिसका होता है FeSO4। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन सल्फेट विलयन का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4। ठीक है, इसे हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, यह गणित के समीकरण से अलग है। इसके तीर का अर्थ है बनना, या मतलब जो कंप्लीट में हम लोग को फाइनली मिलता है आउटकम। तो यहाँ पे जो तीर है ये होता है कि इनको रिएक्शन कराने पे फलस्वरूप हम लोग को क्या मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर आयरन सल्फेट विलयन का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, अब यहाँ भी एक्सपेरिमेंट एक किया गया है लेकिन वो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, खाने की सोडा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका जो सूत्र होता है उसको हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं नोटबुक में, जो PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। खाने का सोडा, ठीक है, नींबू का रस, नींबू के रस में कौन से एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 लाइन हम लोग को इंपॉर्टेंट मिला। अब देखिए अब क्या होता है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड
और चूने के पानी को अगर मिला दिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, इसको पूरा हम लोग नोट में कवर कर लेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या मिलता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित अगर हम लोग कर दें यानी मिला दें तो क्या मिलेगा हम लोग को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, सब कुछ हम लोग नोट में कवर कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे एक लाइन आ गया। अब चूने के पानी को जो होता है, जो चूने का पानी उसको हम लोग कैसे रेडी करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए चूने के पानी बनाने के लिए शीशा या बर्तन में चूने की मात्रा को ले लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पानी में घोल लेंगे। संभव हो तो आसुत जल में विलयन बनाइए, ठीक है। आसुत जल में क्या होता है, मतलब जो समुद्र से मिलता है, ठीक है। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर छोड़ दीजिए, ठीक है। जो हम लोग मिला है चूने पत्थर को पानी में उसको मिला के कुछ देर हिलाकर छोड़ देंगे। अब बोतल के ऊपरी भाग के कुछ द्रव को किसी बर्तन में निकाल लीजिए। यह द्रव चूने का पानी बन गया, ठीक है। अब उसको किसी और बर्तन में हम लोग डालेंगे तो क्या बन जाएगा, चूने का पानी बन जाएगा। अब देखिए, अब हमारी लाइफ में हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का नाम सुना होगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो कहाँ से आया, हम लोग उसको पता कैसे लगाएं, उसका नाम कैसे दिया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी बोलते हैं इसको CO2 एक क्या है, गैस है, ठीक है। एक गैस है जो हमारे जीवन की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाते हैं, कि किस किस मतलब चीज़ से मिलकर प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें एक CO2 का भी उपयोग होता है, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण गैस कैसे पता चला, मतलब ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पता कैसे चला गया स्टार्टिंग में। अभी तो मान लीजिए हम लोग सुन के याद कर लिया कि CO2 होता है जिसको छोड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट होंगे वो कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या पहले से ही इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों को निष्कर्ष के आधार पर यह बात मतलब प्रूफ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे होती हैं, इसका काम ये होता है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको खोजने के लिए महत्वपूर्ण कार्य, इसका एक नाम है साइंटिस्ट का जॉन हेलमोंट, ठीक है। जॉन हेलमोंट इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज करने का प्रयास किया। कब, 1630 ईस्वी में, ठीक है। उसने क्या किया, हेलमोंट ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया। चारकोल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई लकड़ी है उसको जला दिया, कोयला हो गया, उसको बोलते हैं चारकोल। उसने क्या किया, एक बंद क्या किया कि बर्तन में उसको जला दिया, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख, यानी जिसको हम लोग क्या करते हैं, आस इंग्लिश में बोलते हैं, राख जिसको बोलते हैं, वजन चारकोल के वास्तविक वजन से काफ़ी कम हो गया। मान लीजिए कि हम लोग क्या किए कि 100 ग्राम कोई लकड़ी जला दिए, ठीक है, कोयला जला दिए। जब लास्ट में जो अगर वो राख उसका बचता है तो मान लीजिए 80 ग्राम बच गया या फिर 20 ग्राम बच गया, तो इसमें डिफरेंट आया ना। तो वो कहाँ गया आखिर, जब सेम चीज़ को हम लोग जलाए हैं तो उतना ही वजन हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ, उसका वजन कम हो गया, ठीक है। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चारकोल के द्रव्यमान में हुई कमी एक अदृश्य पदार्थ है। अदृश्य का मतलब होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने आंखों से, पदार्थ में परिवर्तन हो गई, जिसे उन्होंने वुड गैस नाम दिया। क्या दिया, वुड गैस। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, वुड गैस दिया। किनको, जैसे क्या किया, उन्होंने एक लकड़ी जलाया, लकड़ी का वजन मान लीजिए 100 ग्राम था, लेकिन जलाने के बाद जो उसमें राख मिला उसका वजन बहुत कम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला ये अदृश्य है, ठीक है। और क्या किया, अदृश्य पदार्थ है उसका नाम उन्होंने दे दिया वुड, ठीक है, वुड गैस। उन्होंने सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, एकदम छोटा छोटा, जैसे हो गया जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे हो गया जीवाणु, कवक, ये सब क्या है, सूक्ष्म पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है, द्वारा किण्वन और कुछ, किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन, ठीक है, और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन में भी इस गैस के बनने की पहचान की, ठीक है। इन्होंने बताया था कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिए तो एक और नया साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जोसेफ ब्लैक। ये 1756 में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत दिया, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा पता लगाया था
एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, और एक नए जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसका और ज़्यादा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने पर, ठीक है, अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है, ठीक है, जिससे ब्लैक ने, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, फिक्स्ड एयर, यानी फिक्स्ड एयर मतलब क्या होता है, जो एकदम स्थिर एयर होता है, उसका नाम दिया। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है। यानी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही इंफॉर्मेशन दे दिया हम लोगों को। इन्होंने बताया कि जोसेफ ब्लैक ने कि जो ये गैस होती हैं वो क्या होती हैं, वायु की अपेक्षा यानी हवा की अपेक्षा ज़्यादा वजनदार होती हैं, तथा यह ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती हैं, ठीक है, ये जलने में मदद नहीं करती हैं। उन्होंने जब चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया तो चूने की पानी क्या हुआ, चूने की पानी में क्या हुआ, दूधिया हो गया, ठीक है, जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था। इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। इन्होंने कुछ और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्होंने बताया कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो किण्वन की प्रक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं कि छोड़ते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो जितने भी मतलब पेड़ पौधे सब होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। चलिए अब हम लोग CO2 के बारे में पढ़ लिए, और एक और गैस होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप से। देखिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है बस ये बताया गया है कि यानी ऑक्सीजन होता है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बस क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्लास 7 के बच्चों के लिए बस एक्सपेरिमेंट करके समझाया जाता है। अब देखिए, एक यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसको अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिया गया है, एक सूतगली अगरबत्ती को गैस में भरी से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट था तो ये हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है नया शब्द जिसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका सूत्र क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, यानी सूत्र क्या होता है, KMnO4। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो KMnO4। उसको क्या करेंगे, अगर उसको हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन होता है उनको उस पर एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था कि जलती मोमबत्ती को जला दिया था और जार मतलब बर्तन से ढक दिया था, ठीक है। उसने थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मोमबत्ती जला दिया और ये क्या किए, एक जार से यानी बर्तन से ढक दिए, और क्या हुआ, मोमबत्ती क्या हुआ, कुछ देर के बाद अपने आप बुझ गई। इस तरह यह प्रयोग जीवों यानी पक्षियों में भी उन्होंने दोहराया था, ठीक है। वो क्या किया, तो छोटे मोटे मान चूहा हो गया या फिर कुछ छोटे मोटे चीज़ों मतलब छोटे छोटे जीवों को, जंतुओं को लेके आया, पक्षियों को, उनको भी क्या किया, एक छोटे से यानी ये जार से यानी बर्तन से ढक दिया था जहाँ से हवा पास ना कर सके अंदर। कुछ देर के बाद देखे तो वो लोग भी क्या किए, दम तोड़ चुके थे यानी मर चुके थे, ठीक है। जब उन्होंने किसी जार को ढक कर रखा जाता है तो ठीक उसी तरह मोमबत्ती बुझ गई, जैसे मोमबत्ती बुझ गया उसी तरह वो लोग भी मर गए। तो इससे ये प्रूफ होता है ना कि हमारे ज़िंदगी के लिए यानी किसी चीज़ को जलने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने प्रूफ कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जिनका नाम क्या था, जोसेफ प्रिस्टले। अब किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पता नहीं PCS का कोई एग्जाम था, कि ऑक्सीजन पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि एक जार जो होता है बर्तन, उन्होंने क्या किया कि पुदीना क्या होता है, पौधा होता है, पुदीने के पौधे लिया और उन्होंने क्या किया, टहनी डाल दी, किसमें, जो मोमबत्ती को जला रहे थे उसमें क्या किया, पुदीने की उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, टहनी लिया, उन्होंने क्या किया, उसमें डाल दिए। टहनी डालते वक्त यह सावधानी रखा उन्होंने कि जार के अंदर हवा और बाहर की हवा आपस में ना मिले, यानी जो बाहर का मतलब हवा है वो अंदर ना जा सके और जो अंदर का बाहर है वो बाहर ना जा सके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया। 10 दिन के बाद क्या हुआ, मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो वह जलने लगा, ठीक है। मोमबत्ती को जलाने के लिए जार का नहीं
जार को नहीं हटाया गया था, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे जलाया गया था। ठीक है, तो इससे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हो रहा है कि मतलब किसी चीज़ को दहन के लिए यानी जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला था कि पुदीने का जो वो डाली था, यानी कि जो भी उसका मतलब पुदीना का टहनी था, हवा को फिर से शुद्ध कर देता है। यानी कि पुदीने को उन्होंने डाला था तो हवा को क्या किया, शुद्ध कर दिया। आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। यानी कि हम लोग क्या किए थे कि मोमबत्ती को जलाए थे तो आसपास के जितने भी ऑक्सीजन थे वो मतलब क्या हो गया था, खर्च हो गया, यानी खत्म हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया था, बन गया था। लेकिन पुदीने की जो टहनी थी वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा कर दिया था। ठीक है, मतलब हम लोग जानते हैं ना कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो पुदीने का पौधा डाला गया था तो वो ऑक्सीजन मतलब अपने अंदर से उत्सर्जित करने लगे। ठीक है, और मोमबत्ती क्या हुआ, फिर से जलने लगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, इससे कुछ ही समय बाद यह पता लगा कि पानी की एक अव्यय ऑक्सीजन है। यानी कि जो पानी होता है उसका क्या है, एक अव्यय जो होता है वो ऑक्सीजन ही है। और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर भी पानी प्राप्त होता है। यानी हाइड्रोजन जो गैस है उसको क्या करते हैं हम लोग, हवा में अगर ऑक्सीजन में जला दें तो उससे क्या होता है, हम लोग को पानी रिलीज होता है, पानी मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो समझते हैं। ठीक है, आज तो 100 से अधिक तत्व खोजे गए हैं। तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, तत्व है। 100 से भी ज़्यादा तत्व आजकल हम लोगों ने खोज लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो कोयले के प्रमुख भाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि कोयले के प्रमुख भाग किसको बोलते हैं, कार्बन, या फिर क्वेश्चन उल्टा कर देगा कि कार्बन के प्रमुख भाग किसको बोलते हैं, तो कोयले को। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। यानी कार्बन को यानी कि C और ऑक्सीजन को यानी O2। ठीक है, CO2। ठीक है, इसे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सब तत्व क्या होता है, सब तत्वों को संकेत दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दोनों मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कुछ संगीतों के दाहिनी नीचे एक अंक भी लिखा रहता है, जैसे ये लिखा है ना 2, ये 2 क्यों लिखा रहता है, जैसे O के सामने नीचे 2 लिखा है। इसका कारण हम लोग आगे की कक्षाओं में यानी क्लास 8 में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम के साथ उनके सूत्रों संकेतों की भाषा में दिए रहेंगे। ठीक है, ये केवल आपका रसायन शास्त्र की भाषा में प्रारंभिक परिचय के लिए है, इन्हें अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं तुतिया। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तुतिया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर सल्फेट को ही तुतिया बोलते हैं। क्या करते हैं, विलयन को चूने की पानी में तैयार कर लेते हैं, दोनों को एक देखिए ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि कॉपर सल्फेट को ही तुतिया बोलते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है वो हम लोग कवर कर लेंगे नोट्स में। अब यहाँ पे आ जाइए, जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं, यानी दो सामग्री को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दो वस्तु ले लेंगे, उसको अगर आपस में मिला दें अच्छे से तो तीसरा कोई नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो तीसरा ठोस पदार्थ होता है सॉलिड, उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप जो होता है वो क्या होता है, दो पदार्थों के मिलने से जो तीसरा ठोस पदार्थ बनता है उसी को अवक्षेप बनते हैं। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपन बोलते हैं, जो अब दो पदार्थों में हम लोग क्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपन। तो दो वर्ड, नया वर्ड मिला, अवक्षेप और अवक्षेपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, गर्म करने पर अवक्षेप में उपस्थित कॉपर हाइड्रोक्साइड एक नए पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिसका रंग काला होता है। यानी क्या मिला कि अगर हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, काला होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट में कवर कर लेंगे कि तुती यानी कॉपर सल्फेट को CuSO4, चूने के पानी को CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग नोट्स में। नोट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के बाद। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट फिर से कुछ किया गया है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वह परिवर्तन
जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, पहले दूध था, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या किए, नए पदार्थ का वो कर दिए, निर्माण कर दिए दही का। तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण हुआ। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में धातु का निष्कर्षण करना चाहें, लोहे अयस्क से लोहे को, तो हम निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी से अगर हम अयस्क से अगर हम लोहे को अलग करना चाहें तो उसके लिए रासायनिक क्रिया करना पड़ेगा। औषधि यानी किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से अगर हम लोग दवाई बनाना चाहें तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, प्लास्टिक अगर कोई भी क्या होता है, अयस्क से अगर हम लोग प्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रासायनिक अभिक्रिया पड़ेगा, यानी कि इसमें ये केमिकल डालना है, वो केमिकल डालना है, इसकी कुछ ना कोई अभिक्रिया डाल करा के ही नए पदार्थ के हम लोग निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है, देख लीजिए। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसमें कटे हुए टुकड़े भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है, मान लीजिए सेब खा लिए और काट के छोड़ दिए थोड़ा सा, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद एक भूरा परत चढ़ जाता है। ठीक है, फल या सब्जी की सतह को हवा में ऑक्सीजन के संपर्क होने के कारण भूरे रंग का नया पदार्थ बनता है। ये जो भूरा रंग चढ़ जाता है सेब पे या फिर आलू पे या किसी भी सब्जी पे, वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं और उसी के कारण क्या होता है, वो भूरे रंग में परिवर्तन हो जाते हैं और लेप चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि मतलब जो आलू पे या फिर सब्जी पे या किसी चीज़ पे भूरे लेप जो चढ़ जाता है, किसके कारण होता है, किस अभिक्रिया के कारण, तो हवा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके होता है। अब देखिए लोहे पर भूरा रंग पदार्थ, यानी जो भूरा रंग चढ़ जाता है लोहे पे, उसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, जंग मतलब वो लड़ने वाला जंग नहीं, जो लोहे पे क्या होता है, भूरे लेप चढ़ जाता है कोई भी हवा में ऑक्सीजन के कारण संपर्क में आने से, तो उसको बोलते हैं जंग। ठीक है, यानी हम अपने आसपास में जितने भी लोहे की चीज़ को देखे होंगे उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, और जंग क्या करता है, बहुत उससे हम लोग को नुकसान होता है, धीरे धीरे वो मतलब गलते चल जाता है, पतला होकर फिर वो सड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी दोनों। यहाँ पे सबसे पहले जंग लगने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन यानी O2 और जल यानी कि H2O, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा 100%। अब इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या किया इन्होंने कि क्या लिया गया है, 3 बोतल लिया गया। ठीक है, और एक बोतल में क्या गया है कि देखिए प्रत्येक में लोहे की साफ कील लीजिए, तीनों में डाल दिया गया है कील को। एक बोतल को गर्म पानी से भर दीजिए, मान लीजिए इसमें गर्म पानी है। ठीक है, दूसरे बोतल में ठंडा पानी डाल दीजिए, ठंडा पानी है, और आधी कील पानी में और आधी कील बाहर, यानी इसमें आधा पानी है और आधा क्या है, पानी नहीं है, आधा कील पानी में डूबा है, आधा कील पानी में नहीं डूबा है। तीसरी बोतल खाली छोड़ दीजिए, यानी इसमें जो है आधा कील पानी है और आधा कील पानी, और तीसरा बोतल में कुछ भी नहीं है, पानी नहीं डाला गया है। तीनों बोतल को बंद करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस बोतल में कील का प्रभाव दिखता है। ठीक है, किस बोतल में रासायनिक क्रिया होने के कारण प्रमाण मिले और किस में नहीं। पहले और तीसरे बोतल में कीलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दूसरे बोतल कील पर जंग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहले और तीसरे बोतल के कील में जंग क्यों नहीं लगता परंतु दूसरे बोतल में जंग क्यों लग जाता है। पहले और तीसरे बोतल में नमी, यानी नमी मतलब क्या होता है, जैसे पानी का, जहाँ पे पानी का स्रोत रहता है वहाँ पे नमी हो जाता है, और ऑक्सीजन में से एक का अभाव, यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि जंग लगने के लिए दोनों चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए। जबकि दूसरे बोतल में नमी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है, यानी कि इसमें हम लोग कंफर्म हो गए कि जहाँ पे आर्द्रता यानी नमी और वायु दोनों मिलेंगे वहाँ पे बहुत जल्द जंग लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, VVI है,
समुद्र तट के निकट, यानी जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ के निकट लोहे में जल्दी जंग लग जाता है। ठीक है। लवण युक्त जल जो लवण युक्त मतलब लवण का जो पानी होता है वो कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। जंग लगने की प्रक्रिया को और तेजी से करा देता है। यानी जो पानी तो चाहिए जंग लगने के लिए, लेकिन जो समुद्र का जो पानी होता है जिसमें लवण होता है वो क्या करता है? जंग को और वृद्धि दे देता है और तेजी से मतलब लगाने लगता है। ठीक है। अब देखिए जंग तो लग जाता है जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब इससे हम लोग बचे कैसे? तो हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रोकथाम करने के उपाय। पदार्थ पर पेंट, ठीक है, पेंट जो बोलते हैं ग्रीज की परत चढ़ा दें, या फिर क्रोमियम का परत चढ़ा दें, या फिर जस्ता जैसी धातु की परत चढ़ा दें। तो क्या होता है? तीनों में से कोई अगर परत चढ़ा दें, ग्रीज, क्रोमियम और जस्ता का लेप, तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग का लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यसद लेपन हिंदी में और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने नाम सुना होगा स्टील, जिसमें होता है एक होता है स्टेनलेस स्टील, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो स्टेनलेस स्टील के लोहे में क्या बनता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर ये क्या करता है? बनता है। इसमें इस चारों को मिला के बनता है, जिसके कारण क्या होता है? जंग नहीं लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए रवाकरण। रवाकरण का मतलब क्या होता है? देखिए रवाकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का शुद्ध रूप, अपने आसान भाषा में समझे तो किसी पदार्थ का शुद्ध रूप, ठीक है, उसी को रवाकरण बोलते हैं। बस इतना समझ लीजिए और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हम लोग रवाकरण कैसे करें, यानी किसी पदार्थ का शुद्ध रूप को कैसे निकालें। ठीक है। अब देखिए हम लोग रासायनिक परिवर्तन तो पढ़ लिए, लेकिन एक आता है यहाँ पे क्रियाकलाप 8। ठीक है। देखिए ये जो भी दिया है ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पे हम क्रियाकलाप 8 में पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें या फिर कोई ऐसा परिवर्तन जिसको क्या हुआ उसी रूप को दोबारा अपने उसी अवस्था में पा सकें। जैसे मान लीजिए गुब्बारे में क्या किया हम लोग, हवा को फूंक के बड़ा कर ली, छोटा सा गुब्बारा था उसको बड़ा कर ली, तो क्या फिर इसी हवा को हम लोग निकाल देंगे तो इसी रूप में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग दूध से दही बना दें तो क्या दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी जो वापस उसी रूप में नहीं आ सकता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जो उस रूप में फिर से चेंज हो सकता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब देखिए इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन को? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल पकाते हैं और हम उस पर से प्लेट अगर हटाते होंगे हम लोग तो क्या देखते होंगे उसमें डॉट 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 पानी मतलब सटा होता है, और फिर उसको थोड़ा देर ठंडा कर देते तो फिर पानी क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो वो भी क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, यानी जो वापस उसी रूप में आ सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या सीखे कि परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भी सीख लिए, रासायनिक परिवर्तन भी सीख लिए। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन परिवर्तनों के नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे मान लीजिए गुब्बारा को फुलाए तो फिर क्या वो नया पदार्थ बन गया? नहीं बना ना, उसी का साइज बढ़ गया। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध है, उसको अगर हम लोग अभिक्रिया करके रासायनिक मतलब अभिक्रिया करा के अगर दही बना दें तो दूध से क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया दही के रूप में। ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा, और ये जो है इसका क्वेश्चन आंसर है, तो ये हम लोग के लिए ज़रूरी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अगर ये आप लोगों को सेशन, ये भी चैप्टर कंप्लीट किया, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक क्या है। तो देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक अबाउट सेक्शन दिया होगा, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अगर नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे नंबर ड्रॉप कर दिया है, नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं, हाय करके भेजिए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस सेशन को हम लोग 6 to 10 कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये मेरा मतलब प्रॉमिस है आप लोगों से। तो बिलीव करके चैनल को पूरा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।